Welcome student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about cells and tissue. आज हम सेल्स और टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर हमारा 4 है जो हमने आज स्टार्ट करना है। सेल्स क्या होता है? बेसिकली सेल जो है हमारी जिस्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, हमारी ज़िंदगी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इन अदर वर्ड सिंपल्स अगर मैं कहूँ तो विदाउट सेल्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि हमारी बॉडी जो है पूरे जिस्म के बॉडी का एक ही हिस्सा, एक पार्ट, वो मिलियंस प्लस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर बना हुआ है। अब सेल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। और वो जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, वो जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी सेल्स की मदद से ही परफॉर्म करते हैं। विदाउट सेल्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं बात करूँ पेंसिल की, तो पेंसिल भी एक जो है ये इसकी मिलियंस प्लस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके से अगर टिश्यू की अगर मैं बात करूँ, जो टिश्यू होता है मुख्तलिफ, जब बहुत से एक क्लस्टर्स ऑफ सेल जो हैं, बहुत से ज़्यादा सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बना देते हैं। जिस तरीके से मसल्स टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, इस तरीके से डिफरेंट टिश्यू जो है वो सेल की मदद से ही मिलकर बने होते हैं। अगर मैं हमारे नेल्स की बात करूँ, नाखूनों की बात करूँ, तो उसमें भी सेल्स पाए जाते हैं। सो बेसिकली अगर किसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और जो टिश्यू हैं वो बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम टिश्यूज़ का नाम देते हैं। तो बेसिकली हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में इस चैप्टर 4 के अंदर। अब उसके बाद आ जाता है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। बेसिकली माइक्रोस्कोपी एक प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? किस चीज़ का प्रोसेस है? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप का प्रोसेस, टू यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने का अमल। यानी कि किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी मकसद के लिए हम किसी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं, माइक्रोस्कोपी का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे जो पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये किसने प्रोड्यूस की थी? माइक्रोस्कोप ये सबसे पहले ज़ेचरिस जेनसन ने ये प्रोड्यूस की थी। ज़ेचरिस जेनसन ने ये कब प्रोड्यूस इसने की थी? 1595 में। 1595 के अंदर इसने ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो थी वो प्रोड्यूस की थी। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली इसका अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ट्यूब जिसके अंदर क्या लगा होता है? एक लेंस होता है, और उसकी मैग्नीफिकेशन रेंज जो होती है 3x इंटू 3x टू 9x। यानी कि ये 3x टू 9x तक हमें एक इमेज को बड़ा करके दिखा सकती है। बेसिकली माइक्रोस्कोप होती है कि जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम आम आँख से, वाज़े आँख से नज़र नहीं देख सकते, हम उनको फिर हम उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, हो सकती है लाइट हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकती है। तो इस पर्पज़ के लिए हम इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी होती है? 3x इंटू 10x। एक्स का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, ठीक है। हम यानी कि 3 गुना ज़्यादा हम एक सब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को, उसको इंक्रीज़ करके देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो इसके लिए 2 टर्म जो है माइक्रोस्कोप के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के अंदर ना 2 चीज़ें अहम होती हैं। अगर वो 2 चीज़ें ना हो तो हम उसको माइक्रोस्कोप नहीं कह सकते। सबसे पहले आ जाती है मैग्नीफिकेशन,
मैग्नीफिकेशन। माइक्रोस्कोप का जो पहला अहम फंक्शन है वो है मैग्नीफिकेशन पावर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अपने साइज से ज़्यादा बढ़ के दिखाना, यानी कि कितना वो बढ़कर दिखा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं इस मार्कर की बात करूं तो मार्कर का ये एक साइज़ है जो हम जिसको आम आँख से देख सकते हैं। अब इसको कितना बढ़ के दिखाना, कितना इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकती है, वो उस चीज़ की क्या होती है, मैग्नीफिकेशन पावर होती है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन द पेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन होती है। इंक्रीज इन दी अपीरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ये इसकी मैग्नीफिकेशन है। उसके बाद आ जाती है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, जो इसका माइक्रोस्कोप का अहम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन होता है। यानी कि इस रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन के बगैर वो माइक्रोस्कोप को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप को हम बना नहीं सकते, या इसको हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। ठीक है, ये रिजॉल्विंग है, रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। अब ये रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन क्या होती है, ये होती है कि रिजॉल्विंग पावर बेसिकली ये होती है कि हम कितनी दूर से एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ह्यूमन आई की बात करूं, ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर होती है एटलीस्ट होती है वो 1.1 मिलीमीटर। यानी कि अगर 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट अगर पड़ा होगा तो ह्यूमन आई उसको देख नहीं सकती, ये उसकी है रिजॉल्विंग पावर। इसी तरीके से माइक्रोस्कोप की जो एक रिजॉल्विंग पावर होती है कि वो इतनी दूर से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। अगर उससे ज़्यादा दूर पड़ा होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मिसाल तो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर इतनी है, अगर हम रख देते हैं 0.5 मिलीमीटर, तो हमारी जो ह्यूमन की आँख है वो इसको ईजिली ऑब्जेक्ट को जो है वो नहीं देख सकेगी और उसकी ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी। ये जो होती है मैग्नीफिकेशन रिजॉल्विंग पावर, हम इसको अगर बढ़ाना चाहें किसी भी माइक्रोस्कोप की तो हम उसके अंदर लेंसेज का इस्तेमाल करके हम उसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्स एंड टिश्यू, जिसमें हमने माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसकी लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ओके, थैंक यू।